नमस्कार। अपन क्लास 10th के अंदर नशीले पदार्थों के अंदर गुटखा, मदिरा, तंबाकू ये 3 टॉपिक पढ़ लिए थे। अंतिम टॉपिक जो है वो आपके है अफीम। है ना, ये पढ़ रहे थे मित्रों। जैसा कि आपको पता है कि यह एक नशीला पदार्थ है, अर्थात लोग इसे शांति एवं आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो इस अफीम में भी एल्कलॉइड होता है ना। तो आपने बार बार देखा होगा कि नशीले पदार्थ भांग भी है, फिर अफीम भी है, मदिरा भी है, तंबाकू भी है, गुटखा भी है। तो इनमें कुछ फर्क है, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, है ना। थोड़ा सा एक क्या कहते हैं अवेयरनेस के लिए एक बात बताता हूँ, उसको ध्यान से समझना। इसके अंदर कुछ होते हैं नशीले पदार्थों में, कुछ होते हैं एल्कलॉइड, कुछ होते हैं ऑफाइड, कुछ होते हैं कैनाबिनॉइड, कुछ होते हैं कैनाबिनॉइड, कुछ होता है स्टेरॉइड। तो नशीले पदार्थों की भी बहुत सारी कैटेगरियां होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या फर्क है। तो मित्रों, ये जो होते हैं वो अपने अलग अलग शरीर के अलग अलग भागों को प्रभावित करते हैं ना। कुछ होते हैं वो सीधे मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं, कुछ होते हैं वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सीधे आपके मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, और जिससे आपका संतुलन बिगड़ जाता है वगैरह। तो इनकी भी बहुत सारी कैटेगरियां है ना, इसलिए इनको सब अलग अलग कैटेगरी के अंदर आगे जाके रखा गया है ना। तो इन सब चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना है कि नशीले पदार्थों के अंदर बहुत सारे पदार्थ आते हैं। तो मित्रों, अफीम में क्या है, एक नशीला पदार्थ है ना, नशीला या मादक पदार्थ। चलो ये हो गया। फिर ये जो है इसे किस पादप से प्राप्त किया जाता है, अर्थात इस अफीम को जिस पादप से प्राप्त किया जाता है उसका बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम है पेपावर सोमनिफेरम, है ना। ये पेपेबरीसी फूल का है, ये पेपेबरीसी फूल का, ये आपके कोर्स में नहीं है ना, आपके केवल ये नाम है। फिर इस अफीम के अंदर लगभग ऐसा माना जाता है कि 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं ना। तो चलो, अफीम में 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। 30 टाइप्स के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। इनमें जो प्रमुख है मॉर्फिन, कोडीन, पेपेब्रिन, फिर सोमनिफेरिन है ना। ये कुछ आपके कोर्स में लिखा हुआ है कि इनको प्रमुख रूप से, अर्थात इनसे नशा ज्यादा होता है थोड़ा, है ना। इसमें मित्रों ये जो 2 प्रमुख है ना, मॉर्फिन और कोडीन, तो इनका उपयोग दर्द निवारक के अंदर आपको पूछे कि किन एल्कलॉइड का उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, तो आपको आंसर होगा मॉर्फिन व कोडीन। इन दोनों एल्कलॉइड का उपयोग है वो दर्द निवारक के रूप में
किया जाता है। चलो ठीक है, अर्थात अपना जो मस्तिष्क का भाग है जिसमें अपन को दर्द की अनुभूति होती है, अपने शरीर के अंदर मस्तिष्क में बहुत सारे पार्ट है ना, प्रत्येक पार्ट का जो कार्य है वो अलग अलग है। तो वह भाग मस्तिष्क का जिससे क्या होता है दर्द की अनुभूति होती है, उसको ये पदार्थ क्या करते हैं, शून्य कर देते हैं। अर्थात वहाँ पे फिर अपन को जो एक्टिविटी होती है उनका अपन को शरीर के ऑब्जर्व नहीं होता है ना, शरीर महसूस नहीं कर पा रहा कि दर्द होता भी है नहीं है। तो ये जो है वो दर्द निवारक के रूप में काम में आती है। अब मित्रों इसका उपयोग क्यों करते हैं, तो इनका उपयोग आपको पूछ सकते हैं, इनका उपयोग शांति एवं आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दिमाग के अंदर बहुत सारे एरियाज होते हैं जिसमें यूं कह सकते हैं कि भावनाएं बहुत सारी होती है ना। कुछ अपने रिश्तों के अंदर बहुत सारे अपने रिलेशनशिप में होते हैं, फिर अपने परिवार के अंदर देख लो, फिर मित्रता, हर चीज़। तो हर अपने दिमाग के अंदर वह हिस्सा जो हमको अपनत्व हो गया, लगाव हो गया, प्यार है वगैरह, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, ये उनको शून्य कर देता है। तो मस्तिष्क के ऊपर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहता है ना, तो इसलिए ये केवल भ्रम होता है ना। तो एक इनका उपयोग खुशी, ये भी लिखा है, खुशी एवं गम के अवसर पर भी करते हैं ना। आपको ये खुशी एवं गम का कोई अवसर होता है तो ऐसा, जैसे किसी की डेथ हो गई तो आपने देखा होगा कि या फिर शादी हो गई है ना, तो ये सब नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिससे बहुत जितना मजा आ रहा है उससे दुगना मजा आएगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं वास्तव में ना। ये केवल अपने जो माइंड का जो पार्ट होता है उसकी जितनी प्रोसेस होती है ना फीलिंग्स वाली, उसको शून्य कर देता है, बाकी कुछ होता है ऐसा नहीं है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर मित्रों कुछ माताएं तो उसके गाँव में भी होता है कि बच्चा सोता नहीं है, बार बार होता है, तो उसको नींद नहीं आती तो उसको सुलाने के लिए भी करते हैं ना। तो इसका उपयोग बच्चों को सुलाने में, एक तो ये है ना, ये ध्यान रखना, बच्चों को सुलाने में किया जाता है ना। फिर एक इसका उपयोग है, इसकी एक धीरे धीरे व्यक्ति क्या करता है, कम से अधिक उपयोग करता है ना, कम से अधिक। तो पहले तो कम खाता है, अरे कम क्या, उससे पहले उसको थोड़ा सा किसी कोई जबरदस्ती खिलाता है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। फिर वो धीरे धीरे फिर उसको अच्छा लगता है तो वो थोड़ा खाने लगता है, फिर अधिक। तो ये कम से अधिक, इसमें इसको कहते हैं लत। तो लत पड़ जाती है जो कि आगे जाके उसको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना। आजकल 2-4 दोस्त बैठे होते हैं तो सिगरेट वगैरह नशा कर रहे होते हैं, गुटखा खाते, तो पांचों को भी कहते हैं पी। तो एक दिन पीता, 2 दिन पीता, धीरे धीरे उसके क्या आदत में आ जाता है ना। तो अपने शरीर की ये कोई भी एक ये कह सकते हैं कि विचारधारा होती है कि किसी कार्य को ऊपर 20 से 25 दिन या महीने भर तक करते हैं तो उसको फिर वो आदत में आ जाता है, फिर वो लगातार फिर उसको बिना पिए वो रह नहीं सकता है ना। तो लत पड़ जाती है ना, ये सब चीज़ों का ध्यान। फिर अफीम के पादप से है ना हीरोइन बनाई जाती है। हीरोइन ये कोई बॉलीवुड की हीरोइन नहीं है, मादक पदार्थ है ना। अब आप कहोगे कि हीरोइन है क्या, तो ये हीरोइन जो है वो एक प्रकार का मॉर्फिन है ना। ये मॉर्फिन है ना, ये हीरोइन है। तो मॉर्फिन के अंदर थोड़ा सा रूप बदल देते हैं तो बहुत सारे कहते हैं कि एल्डिहाइड के समूह आ जाते हैं, मॉर्फिन कोई हीरोइन के अंदर बदला जाता है। यूँ कह सकते हैं कि मॉर्फिन का संशोधित रूप है वो हीरोइन है ना। ये थोड़ा कम एक्टिव है, ये इससे भी ज़्यादा एक्टिव है ना। तो इससे नशा 2 घंटे रहता है तो इससे 5 से 6 घंटे रहेगा, जो भी है।
है ना। फिर एक और टॉपिक आता है अफीम का जो दूध निकालते हैं तो वो सफेद रंग का होता है, लेकिन जब वो दूध सूखता है तो वो काले रंग के अंदर बदल जाता है। फिर आगे एक टॉपिक है डोडे। अफीम की फल भित्ति को उबालते हैं। फल भित्ति मतलब जैसे अपन अपने बोलचाल की भाषा में जो ऊपर का आवरण होता है ना किसी भी फल का, जिसको खोदरे कहते हैं, ये वही है अफीम की, है ना। अफीम के फल की भित्ति को उबालकर डोडे बनाए जाते हैं। फल भित्ति है ना, उसके अफीम के पादप के फल से प्राप्त जो दूध होता है उसको सुखाकर तो अफीम बनाया जाता है। तो अफीम बनाने के बाद में जो फल होता है उसको सुखा देते हैं, सूखने दिया जाता है, तो इसको कूट करके फल भित्ति होती है। फिर उसको उबालते हैं और उबालने के बाद में जो पानी होता है उसको पीते हैं, तो उसमें भी बचा कुचा नशा वो इससे आ जाता है। अब मित्रों ये सब अपन ने पढ़ा है कि इसके लाभ तो में हानियां ज्यादा है ना, क्योंकि हानियों के अंदर ये है कि धीरे धीरे इसको एक समाज में वैसे देखा जाता है ये प्रतिबंधित है ना, कुछ ही अवसरों पे इनका उपयोग किया जाता है। तो आगे इसको रोकथाम, तो इसमें ऐसा है कि इसको रोकथाम कैसे करेंगे ना, तो सीधी सी बात है, किसी भी चीज की रोकथाम करनी है तो अवेयरनेस का मतलब है जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि बच्चे इसका उपयोग नहीं करें वगैरह है। वैसे ये गवर्नमेंट के अंदर प्रोहिबिटेड है, इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता। कहीं पे भी अवैध रूप से इसका कोई खेती करता है तो उसके ऊपर जब्त कर दिया जाता है, उस स्थान को उनको जेल होती है। या फिर देखा भी होगा न्यूज़पेपर में वगैरह में लोग अफीम बेचते हैं वगैरह, दूध वगैरह है, तो ये सब केसेज आते रहते हैं। लेकिन इसका अभी गवर्नमेंट में लाइसेंस लेना पड़ता है इसकी खेती करने के लिए, क्योंकि ये एक प्रकार का ड्रग है ना। ड्रग का मतलब है कि ये जो भी पदार्थ है वो एक मेडिकल प्लांट से है ना, कुछ मस्तिष्क जन्य रोग होते हैं, मानसिक बीमारियां हैं, वहाँ पे दिमाग को शून्य करना, या फिर कोई हैवी एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ पे दर्द ज़्यादा होता है तो उस दर्द को कम करना। लेकिन इनका मेन उपयोग वो है वो ये, लेकिन लोग इसको पता नहीं किस हिसाब से काम में लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से छुटकारा पाया जा सकता है। स्वयंसेवी संस्था मतलब कोई भी एनजीओ वगैरह ये सब हो गई है ना, और डॉक्टर बताए कि इनका उपयोग नहीं करना है वरना आगे जाकर और इससे भयानक बीमारी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना है ना। तो ये रोकथाम हो गया। फिर कुछ अन्य नशीले पदार्थ, मतलब अपन ने जो 4 नशीले पदार्थ पढ़े हैं उसके अलावा भी कुछ नशीले पदार्थ होता है ना, तो उनका भी उपयोग हो रहा है। लेकिन एक ऐसा है कि ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान को जो कुछ काम करने का मना करते हैं ना वो पहले करता है ना, इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हम इन चीजों का उपयोग नहीं करेंगे। अन्य नशीले पदार्थ, तो इसमें मित्रों एक तो कोकीन है, फिर भांग है, फिर चरस, हशीश है ना, कोकीन हो गई, भांग हो गई, चरस, हशीश व एलएसडी। एलएसडी क्या होती है ये पूछ सकते हैं आपको, एलएसडी का पूरा नाम भी पूछ सकते हैं बोर्ड के अंदर। तो इसका पूरा नाम होता है एलएसडी का LSD
एसिड डाई इथाइल एमाइड, है ना। एसिडिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, है ना। आपको पूछ सकते हैं कि मित्रों इनके दुष्प्रभाव क्या है, वो मेन देख लो, है ना। तो सबसे पहला दुष्प्रभाव है ना हार्मफुल इफेक्ट, वो सबसे बड़ा केंद्र है परिवार से विच्छेदन, परिवार से विच्छेदन, है ना। क्योंकि परिवार मनुष्य को यदि जानवरों से अलग करे तो क्या कारण है, मनुष्य और जानवरों में फर्क आपको पूछा जाए कि क्या अंतर है, तो मेन अंतर यही है कि जानवर होते हैं वो कुछ समय के लिए सामाजिक होते हैं या कुछ ही होते हैं, लेकिन मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है ना। और सामाजिक मतलब एक भावनाओं का पुतला है ना। आपके पिताजी के साथ रिश्ते होते हैं, माताजी के साथ होते हैं, भाई के साथ, बहन के साथ, जब बड़े हो जाओगे तो आपकी पत्नी के साथ रिश्ता जुड़ जाएगा, बच्चे के साथ। तो ये सब रिश्ते, इन सब रिश्तों का नियंत्रण जो है वो अपना मस्तिष्क का एक भाग करते हैं, मस्तिष्क के अंदर अंदर भाग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि परिवार से विच्छेदन हो जाता है, तो छूट जाता है, मतलब फीलिंग्स नाम की कोई चीज नहीं रहती, संवेदनाएं होती ही नहीं है, संवेदनाएं खत्म हो जाती है। तो परिवार, उसको कुछ लगता ही नहीं कि परिवार नाम कुछ होता है, परिवार भी, तो वो धीरे धीरे परिवार को छोड़ देता है ना। तो ये एक मेन कारण है। फिर दूसरा है, अब देखो लेगा वो इतना सारा करेगा तो फिर उसको सब ये परिवार वगैरह भूल जाता है, तो उसके अंदर धीरे धीरे संवेदनाएं खत्म होती है, तो उसकी प्रवृत्ति जो होती है वो अपराधी हो जाती है, गुंडा डाकू हो जाता है ना, विकास दुबे बन जाता है वो, है ना। तो अपराध प्रवृत्ति में वृद्धि, फिर अपराधी बनेगा तो उसको खाने पीने से कुछ लेना देना नहीं होगा, है ना। वो खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, नशा ही करेगा, दिन भर धूत रहेगा नशे में, तो क्या होगा, उसके अंदर कमजोरी आ जाएगी, मस्तिष्क जन्य रोग भी कई सारे हो जाएंगे। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, शारीरिक व मानसिक कमजोरी, है ना, दोनों प्रकार की कमजोरी आ जाती है। तो ये सब है ना, तो ये सारा टॉपिक है। देखो मित्रों, अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया है ये लेसन। अब इसके अंदर कुछ एक अंतिम टॉपिक रहा है गिरावट वाला, वो भी मैं कल करवा दूंगा। अभी वैसे कि स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने जितने भी कंप्लीट नोट्स लिखा है उनको अच्छे से पढ़ना है और उनको नोटबुक में लिखना है, स्कूल के नोटबुक में, क्योंकि जैसे ही आओगे तो मैं ये यूनिट, ये लेसन पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आगे भी हो सकता है मैं केमिस्ट्री का लेसन लूँ, है ना, तो उसको भी ध्यान से पढ़ना, है ना। क्योंकि जब तक लॉकडाउन है अभी तक सरकार की एडवाइजरी कब क्या होगा ये भी कुछ फिक्स नहीं कह सकते, सर्टिनिटी नहीं है ना। आप एकदम श्योरली नहीं कह सकता है ना, मैं कह सकता हूँ कि उस दिन स्कूल खुलेगी, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कितना भी समय लग सकता है। लेकिन जो भी आपको प्रिपरेशन बोर्ड पे कराई जाती है ना, मैं ऑथेंटिक तरीके से करा रहा हूँ, है ना। तो यदि आपको कुछ समस्या हो, तो कुछ टॉपिक और पढ़ना हो, तो अंदर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि सर, या फिर आप मेरे को पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो। वैसे विशेषकर स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिखे भी है ना, 9950882289, इस नंबर का आप मैसेज भी कर सकते हो, है ना, या फिर व्यक्तिगत पूछ भी सकते हो किसी बुक के बारे में क्या है वगैरह, तो किसी लेसन के बारे में। क्योंकि देखो अभी कब पुनः है वो स्कूलें शुरू होगी वगैरह, ये थोड़ा अभी क्रिटिकल कंडीशन है अभी, है ना, कह नहीं सकते कितना समय लगेगा। तो तब तक आपको है वो इसी प्रकार से ऑनलाइन स्टडी ही करनी है। तो मित्रों, आगे अपन का जो नेक्स्ट टॉपिक रहा है इस पार्ट का, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। और आगे में हो सकता है एक बायोलॉजी का लेसन लिया, आगे मैं केमिस्ट्री का भी लेसन ले सकता हूँ। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।